नमस्कार। हिंदगी और हमारी ज़िंदगी, सभी का स्वागत है। ऋषि, शुरू कर सकते हैं? नमस्कार ऋषि जी। जी, जी ऋषि जी बोलिए, तो हम आरंभ करें या और एक दो लोगों की प्रतीक्षा करें? ठीक है सर, हम शुरू करते हैं। ये एक ऐसा पटल मिला है और इसका आरंभ खिड़की खुल गई, यानी कि खिड़की खुली और तरह तरह की कहानियाँ हम सभी के मन में मचलने लगी कि बस अब हमारी बारी आई और हम ये सुनाएंगे, ऐसे सुनाएंगे, वैसे सुनाएंगे। और सच में ये ऐसा मंच है ऋषि जी, जो हिंदी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें श्रोताओं को दे रहा है। आहिस्ता चले ज़िंदगी, कुछ कर्ज चुकाने बाकी हैं, कुछ फ़र्ज़ निभाने बाकी हैं, कुछ दर्द मिटाने बाकी हैं। कहानियाँ यानी हम सभी की संवेदनाओं को साक्षात शब्दों के रूप में लाकर सामने खड़े कर देना, यही कहानियाँ होती हैं। समय की विद्रूपताओं को, विडंबनाओं को और तरह तरह के संवेदनाओं को जब शब्द दे दिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा भावनात्मक रूप से जोड़ने में सबसे अधिक सक्षम कहानियाँ ही होती हैं। और कहानी सुनते सुनते ही तो हम बड़े होते हैं। कभी कभी तो कहानियाँ ऐसी होती हैं कि बस, और जब खिड़की खुलती है तो उन कहानियों में, मेरी कहानियों में तो अक्सर एक बूढ़ी अम्मा ज़रूर होती है। मान लीजिए उस बूढ़ी अम्मा का नाम है बुधिया। एक गांव या शहर, कुछ भी समझ लीजिए, गांव के किनारे एक नदी और नदी के पास उस बुधिया अम्मा का घर। बुधिया अम्मा के घर के पास उसकी दो पड़ोसी ने, शोना और मोना।
और वो दोनों उससे बहुत ही दोस्ताना रखती हैं, अपनापन रखती हैं, हर समय उसकी मदद करने को तैयार रहती हैं। लेकिन एक संध्या के समय क्या हुआ कि बूढ़ी अम्मा अकेली बैठी हुई बाहर, घर के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। इतने में वो सोना और मोना ने देखा, अरे कुछ तो गड़बड़ है, चलो देखते हैं, पूछते हैं। आई, अरे बुधिया अम्मा क्या ढूंढ रही हो? बुधिया, बुधिया अम्मा क्या ढूंढ रही हो? अच्छा, ये मुझसे पूछ रहे हैं। और सोना और मोना बेटा मैं क्या बताऊं, मेरी तो चवन्नी खो गई है, मैं बस उसी को ढूंढ रही हूँ। सोना मोना ने कहा, अम्मा चवन्नी कहाँ खोई, बताना जरा। घर के अंदर खोई है। हाँ हाँ, तुम्हारी चवन्नी घर के अंदर खोई है तो वहां ढूंढो ना। अरे बेटा कैसे ढूंढूं, घर के अंदर तो अंधेरा है। ओ, घर के अंदर अंधेरा है इसलिए अम्मा बाहर ढूंढ। हाँ बेटा, खोई हुई चीज तो उजाले में मिला करती है ना। और कहानी खत्म। लीजिए, अब इस एक कहानी से न जाने कितने लोगों के मन में अलग 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 तरीके की कहानियां पैदा हो गई, और हम अंधेरे में, उजाले में कुछ ना कुछ तो खोते ही रहते हैं। उन कहानियों के माध्यम से उन खोई हुई चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को अपने में समेटते भी हैं, कभी इधर से कभी उधर से। चलिए, तो हम बात करते हैं कहानियों की लिखने की बात करें, मुझे लगता है सुनाने की बात करें, ना 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 ना, सुनने की बात करें, जो हम और आप कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कहानी देखने की बात करें, फिल्म्स में देखते हैं। नहीं नहीं, वो भी नहीं। हम बात करते हैं आलोचनाओं की। आलोचनाओं की, यानी कि ये सभी वो पैरामीटर किसी न किसी तरीके से जोड़ते हैं। कहानी लिखनी हो, सुननी हो, सुनानी हो, आलोचना करनी हो, किसी भी रूप में लीजिए, कहानी का कथानक हमारे मन में उतर जाता है। यानी कि कहानी लिखना शुरू करना हो, वैसे तो आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, कहानी लिखनी आती है, लेकिन मैं फिर भी छोटी छोटी बातें बीच में बताती रहूँगी कि एक कहानी, कथानक और उसके चरित्र, यही दो मूल चीज़ें होती हैं। जो हमने अभी छोटी सी कहानी सुनाई उसमें भी यही दो थे, चरित्र थे। और सबसे अच्छी बात वो चरित्र अपनी बोली से अपने आप को जाहिर कर दे, अपने आप को अभिव्यक्त कर दे। यही हमारी कहानी का सबसे सशक्त स्तंभ होता है। अब फिल्मों में ले लीजिए, नाटकों में ले लीजिए, कहानियों में ले लीजिए, कविताओं में ले लीजिए, जब हम एक फूल की चाह पढ़ते हैं तो उसमें उस बच्ची का कैरेक्टर पूरा का पूरा नज़र आता है डायलॉग्स, कथानक या उसके संवाद में, जबकि वो कविता है। तो इसलिए कहानी के साथ साथ चरित्र, और चरित्र के साथ उसकी बोलचाल यानी बोली बहुत बड़ा कहानी को पूरा आगे तक ले जाने में एक रोल निभाती है। अब कहानी के प्रकारों की बात करें, कहानी के प्रकार तो बस पूछिए मत। पुरुष प्रधान कहानियाँ, नारी प्रधान कहानियाँ, धार्मिक कहानियाँ, करवा चौथ वगैरह, भाई दूज और तीज की कहानी, और जानवरों की कहानियाँ, सब इन सब से परिचित हैं। और सबसे आजकल के बच्चों को जो अच्छी लगती हैं, बड़ों को भी अच्छी लगती हैं, भूत प्रेतों की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, और मुझे सुनाने में भी उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फ़िलहाल कहानियों के द्वारा सोच को बदलने का काम चल रहा है। जी हाँ, आजकल की कहानियों में सोच में बदलाव कैसे लाया जाए, समाज में अपने आप को अभिव्यक्त कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा एक रोल कहानियों का आता जा रहा है। यद्यपि कहानियों का मेरे हिसाब से उद्देश्य
मनोरंजन, नितांत मनोरंजन होना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से यदि कोई कुछ सीखता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो कहानी तो है ही, मनोरंजन तो किया ही। उस बुढ़िया ने जो बताया कि भैया हम बहुत कुछ खोते जा रहे हैं, ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं उजाला तो चाहिए, तो वो वाली बात भी है। लेकिन उस बुढ़िया अम्मा ने अपने आप को अभिव्यक्त कर दिया अपने डायलॉग के हिसाब से, अपने दोस्तों के हिसाब से और अपने स्थान के हिसाब से जहाँ वो रहती है। तो इसलिए कहानियों के प्रकारों को लेकर के बात करेंगे तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। कहानियों का उद्देश्य मनोरंजन, उसके साथ साथ यदि वैज्ञानिक कहानियां हैं तो अलग तरीके की हो जाएंगी, नैतिक, धार्मिक, पुरुष प्रधान, परियों की, भूत, इन सब के हिसाब से अलग अलग उनके आयाम बनते जाते हैं। तो आइए आज की कहानी, पहली कहानी हम शुरू कर रहे हैं। ऐसी कहानी जो आजकल के बच्चों के लिए, मैं आयु वर्ग वो मान के चल रही हूँ जिन्हें मैं कहानियाँ सुना रही हूँ वो अध्यापक, बड़े लोग नहीं हैं, वो सब छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं उनके हिसाब से कहानी सुना रही हूँ, बड़े लोगों को तो सुनाऊंगी बाद में। तो आज की पहली कहानी है नया साल। नया साल सभी के लिए बहुत कुछ खुशियाँ, तरह तरह की शुभकामनाएं, आशीर्वाद लेकर आता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैं छोटी थी तब की बात है, मैं दांतों की वजह से बहुत परेशान रहती थी। मेरी माँ ने कहा चलो ब्रेसेस लगवाते हैं, और हम चले गए ब्रेसेस लगवाने के लिए। अब ब्रेसेस लगवाने के बाद मुझे बातचीत करने में और खाने पीने में कुछ कठिनाई आरंभ में होने लगी, और ये दिसंबर के लगभग आखिरी सप्ताह की बात थी। अब मैं बार बार सोच रही थी मेरे ब्रेसेस ठीक से हैं, और नए साल का जश्न चलो मैं ही आयोजित करती हूँ। और मैंने अपने मित्र मंडली को पूरी व्यवस्था बता दी, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इस दिन ये होगा, ऐसे होगा, और हम मिलकर ये खेल खेलेंगे। खेल वो वाले खेल नहीं खेलते, कहानी सुनाना, कविता सुनाना, लिखना, पढ़ना, ऐसे ऐसे वाले, कुछ कुछ शैक्षिक और कुछ कुछ मनोरंजन। ऐसा ही हुआ। 30 तारीख आई, हमने सबको बता दिया ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे होगा। 31 तारीख आई, मेरे मामा जी का फ़ोन आ गया। मेरे मामा जी यानी मेरे आदर्श, मेरे मामा जी यानी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मुझे पूरी तरह झकझोर के रख दिया था कि तुम नहीं हो, तुम्हारे भीतर जो आग है उसको निकालो। चीत करके वो ऐसा कुछ छोड़ गए कि मैं आमूल चूल परिवर्तन अपने आप में ला चुकी थी। अब वो 5 साल बाद वापस आ रहे हैं। ये फ़ोन आया और आते ही बस मैं तो सब नव वर्ष की पार्टी भूलकर, उस समारोह को भूलकर, उनके आने के स्वागत में कहीं रंगोली, कहीं झंडियाँ, कहीं कुछ, कहीं बचपन, मामा जी ने आना है तो तैयारी मैंने तो कर दी है, बाहर पकवान और ये सब बना दिए, तुम्हारा काम हो गया? मैंने कहा हाँ जी हो गया। अच्छा चलो ठीक है, अब देर हो रही है, सो जाओ, सुबह उठेंगे। ठीक है, माँ की बात ही मान ली और इंतज़ार करने लगी उस नई सुबह का, 1 जनवरी का, जब मेरे मामा जी घर में होंगे और मैं उनका स्वागत अच्छे से गले मिल के करूँगी। उनकी मनपसंद मिठाइयाँ माँ ने पहले ही बना ली थी, भोजन भी तैयार था, घर भी सजा दिया था। सुबह हुई, जी हाँ, सुबह की किरणों ने मेरे आंगन में अपना पैर पसारा ही था। मैंने सोचा चलो माँ को सबसे पहले नए वर्ष की शुभकामनाएं मैं ही दे दूँ। मैं उठी, अपने लबादे को संभाला, माँ के कमरे में गई, देखा माँ मुझसे पहले ही उठकर नहा धोकर पूजा करने में लगी थी। मैं गई, प्रथा के अनुसार मैंने उनके चरण छूने के लिए जैसे ही सिर झुकाया, मेरे ब्रेसेस मेरे हाथ में आकर मुझे प्यार करने लगे। ओह, अब मैं कुछ बोल पाती इससे पहले माँ ने मुझे गले लगा लिया। बेटियाँ चरण स्पर्श नहीं करती ना। हमने बात मान ली और मुंह बंद, ब्रेसेस हाथ में। तभी हमने माँ के हाथों में अपने हाथ से वो ब्रेसेस ट्रांसफ़र कर दिए और कहा नए वर्ष की शुभकामनाएं, ये लो पहला उपहार।
माँ ने जैसे हथेली खोली, ब्रेसेस देखे, ओ वो तो चिंतित। अरे खून तो नहीं निकल रहा। मेरा मुंह देखा, गाड़ी, मेरी चाबियाँ, शॉल, ये वो सब कुछ अफरा तफरी सी मचाई। चलो चलो डॉक्टर को कॉल कर दिया। और कुछ देर बाद हम डॉक्टर के बाहर, कमरे के बाहर बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे डॉक्टर साहब कब आए। चलिए डॉक्टर साहब आए। नए वर्ष की शुभकामनाएं। मैंने रुआं से, आंखों से, चेहरे से अपना सिर हिलाया। गए। पूरी प्रक्रिया में काफ़ी घंटे लगे और हम थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद घर लौटे, जहाँ हम मामा जी का इंतज़ार कर रहे थे। मामा जी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं बिना कुछ बोले उनसे गले लिपट गई और कहने लगे, क्या हुआ? मैंने इशारे से बताया। वो समझकर मुस्कुराने लगे। कोई बात नहीं, चलो बैठते हैं। हम बैठे, मामा जी अपनी बातें कर रहे थे। तब तक संध्या रानी हमारे घर में खिड़कियों में से झांक झांक कर कह रही थी, नए वर्ष की शाम है, कुछ तो करो। अब हम क्या करते? माँ ने खिचड़ी बनवाई थी। खिचड़ी की कटोरी हाथ में लेकर मैं बैठी हुई सोच रही थी, हाय रे ये असहनीय दर्द। भावनात्मक रूप से भी मैं प्रताड़ित थी और शारीरिक रूप से भी। करती क्या न करती, मरती क्या न करती। खिचड़ी खा रही थी और अपने उस आयोजन के बारे में सोच रही थी जहाँ मेरे मित्र मज़े ले लेकर पकवान खा रहे थे और मैं यहाँ बैठी उस खिचड़ी को खा रही थी। हाय रे ये बेदर्द शाम, हाय रे ये नया साल का पहला पहला शाम। ओफ, मैं आज तक नहीं भूल सकी। ये एक ऐसा अनुभव था जो मुझे सचमुच में आज भी रोमांचित कर देता है कि ऐसा भी होता है। और लीजिए, कहानी तैयार हो गई। इसी तरह से समाज की सोच को बदलने की बात हमने की थी, अभी बात की थी कुछ देर पहले। सामाजिक सोच को बदलने के लिए तो लाखों लाखों कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे मन मस्तिष्क को हिला के रख देती हैं। ऐसा ना होता तो प्रेमचंद जी ने बड़े घर की बेटी ना लिखी होती, ना हमने पढ़ी होती, ना हमें पता चलता बड़े घर की बेटियां क्या होती हैं, ना हामिद हमारे दिलो दिमाग पर छाया होता और हमें बिना कहे, बिना कुछ बोले ये समझा गया और आज भी समझाता है, बड़ों का ध्यान रखना, बड़ों का ध्यान रखना बच्चों का ही नहीं, हम सबका कर्तव्य है। वो तो बोलेंगे ही नहीं क्योंकि बड़े हैं, बड़े तो बोलेंगे ही नहीं, जो बोलेंगे तो प्यार से गले ही लगाएंगे। उनके लिए चिमटा लाना हम सबका, उनकी मदद करना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। तभी मैंने कहा ना, कुछ फ़र्ज़ निभाने बाकी हैं, कुछ दर्द मिटाने बाकी हैं, आहिस्ता चल है ज़िंदगी। चलिए अब हम एक और कहानी सुनाते हैं, जहाँ समाज में जो आजकल के बच्चे हैं वो देखते हैं निर्धन और धनवान की एक ऐसी गति से चल रहे हैं कि बीच के गैप को जितना चाहे वो कम करने की कोशिश करें, लेकिन मुश्किल लगता है, कैसे करेंगे। किताबों में, कहानियों में बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी कहानी एक नए अंदाज में, अपने अंदाज में इन बातों को समझाती है। पश्चाताप। नेहा बड़ी खूबसूरत, गोल मटोल, गोरे चिट्टे गालों वाली और काले बालों वाली, स्कूल में भी सबकी प्रिय और घर में तो आंखों का तारा क्योंकि अकेली लड़की। अब वो पढ़ाई में वाकई में बुद्धिमान, समझदारी में बहुत अच्छी। स्कूल से लौट कर आई, छुट्टियां शुरू होने वाली थी, बड़ी उत्साही। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? दरवाजे से ही चहकती चुलबुली। माँ रसोई में थी और खाना गर्म करते हुए बुड़बुड़ा रही थी। बुड़बुड़ा रही थी? ये बुड़बुड़ाना ना कहानियों में बड़ा मज़ा देता है, हर कैरेक्टर अपने तरीके से बुड़बुड़ाता है। जैसे ही नेहा घर के अंदर घुसी,
उसने आवाज़ दी माँ को, तो माँ कुछ बुड़बुड़ा रही थी। उसने पूछा, माँ क्या हुआ? क्योंकि अक्सर नेहा के आते ही माँ बड़ी प्रसन्नचित्त उसको सारे दिन की दिनचर्या के बारे में पूछती। आज वो उस मूड में नहीं थी, तो सुमन सोचा पूछूं तो सही क्या हुआ। नेहा ने पूछा, माँ आखिर क्या बात हुई, क्या किस बात की तकलीफ, क्या क्यों ऐसे मूड ऑफ? कुछ नहीं, तू बस काम मत बढ़ा मेरा, अपना कमरा देख लेना, अपनी किताबें देख लेना, सब संभाल के रख देना, कुछ इधर उधर फैलाना नहीं, मेरा काम मत बढ़ाना। माँ ने कुछ सधी हुई आवाज़ में ये बातें उसको बताई, तो इधर उधर देख के वो समझ गई। बच्चे बहुत समझदार होते हैं, बिना कहे समझ लेते हैं। अच्छा, आज मेड नहीं आई। आप समझ गए होंगे, मेड हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसने कहा, अच्छा आज मेड नहीं आई है? उसकी माँ ने कहा, हाँ वो छुट्टी पे चली गई है। ओ माँ, मिलजुल के कर लेंगे। हाँ मुझे पता है तुम कितना काम करवाओगी, सारे घर का काम देखना होता है। अच्छा, हाँ अब समझ में आया माँ को, इसलिए थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा ये बड़बड़ाना इसलिए चल रहा है। दोनों ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद बात आई गई हो गई। तभी शाम की चाय के बाद जब उसके पिता घर आए, तो बातचीत में पता चला कि मेड 1 महीने के लिए, उनकी हेल्प 1 महीने के लिए छुट्टी पर गई है। 1 महीना यानी 30 दिन, यानी मेरी भी छुट्टियां, मैं भी घर में होंगी, तो भी माँ को असहज होना स्वाभाविक था। और पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वो शर्मा आंटी हैं पड़ोस में, वो अरेंज कर देगी, उनसे बात कर लो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ हाँ तुमने तो कह दिया ना हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना आसान नहीं होता है आजकल किसी भी विश्वस्त नौकर का मिलना, मुझे मालूम है। माँ झल्लाने लगी तो मैं हंस पड़ी। अच्छा मैं ले आती हूँ, ठहरो मैं शर्मा आंटी को फ़ोन करती हूँ, अभी बात कर लेते हैं। और इसी तरह बातचीत करते करते मेड मिल गई। मेड मिल गई सच में। माँ बड़ी खुश कि एक सहायता है मेरे पास, एक हेल्प है। और इसके बाद जब अगले दिन वो मेड, वो सहायक घर में आया, माँ उसको देख के हैरान, अरे इसे क्यों ले आई? अच्छा पहले अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम सोमा बुआ है, ये मेरी 8 साल की लड़की है, ये मेरे साथ ही यहाँ पर रहेगी। माँ, हाँ तुम काम करोगी और इससे भी करवाओगी? नहीं 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 नहीं, मैंने समझा दिया है, ये एक ही जगह बैठी रहेगी, आपका कोई सामान नहीं छेड़ेगी। बता दिया है, देख लेना घर का एक सामान भी कुछ टूटा फूटा तो। नहीं मैडम, ये कुछ नहीं छेड़ेगी, एक जगह बैठी रहेगी। सोमा बुआ ने काम करना शुरू किया। मैं भी देख रही थी, मुझसे कोई 1 आध साल ही छोटी थी। वो लड़की एक कोने में बैठ गई और सोमा बुआ ने काम करना शुरू कर दिया। पहला दिन सहज रूप में निकल गया। अगले दिन वो फिर ले आई। माँ फिर चिल्लाई, अरे तू आज इसे फिर ले आई है, आस पड़ोस में छोड़ के आया कर, ऐसे काम नहीं होता। नहीं मैडम, ये यहीं रहेगी, आस पड़ोस के लोग अच्छे नहीं हैं। पहले तो मुझे सोमा बुआ की बात करने के अंदाज़ पर बड़ी हैरानी हुई, फिर मुझे लगा ये ऐसे ही बात करती होंगी, तो धीरे धीरे मुझे भी आदत पड़ जाएगी। लेकिन मेरा ध्यान उस 8 साल की लड़की पर बना रहा। मैंने पूछा, ये यहीं बैठेगी? हाँ यहीं कोने में बैठी रहेगी। अच्छा तो ठीक है, और वो कोने में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद मेरा मन माना नहीं। हाँ मैं जाती हूँ इसके पास, बात करती हूँ, कोई बात नहीं बात करती हूँ। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान बड़ा प्यारा नाम है। तुम स्कूल जाती हो? बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से ही बातें करते हैं, तुम स्कूल जा? नहीं अब नहीं जाती, शुरू शुरू में जाती थी। अच्छा
तुम्हें कहानी, किताब, कॉपी, रंग करना अच्छा लगता है? उसकी छोटी छोटी आंखें चौड़ी हो गईं। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो चलो आओ मेरे साथ, हम यही काम करेंगे, मेरे कमरे में चलो। और मैं उसे उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। कमरे में अभी आए हुए मैं कुछ ही देर हुई थी कि माँ ने बाहर से शोर मचाना शुरू किया। वो लड़की यहाँ बैठी थी, कहाँ चली गई, कहाँ गई? देखो सोमा, तुम्हारी लड़की कहाँ चली गई, कुछ चीज़ गिरा देगी। मैं तुरंत दौड़कर बाहर भाग कर आई। माँ, वो मेरे साथ मेरे कमरे में है। कुछ नहीं, हम बस खेल रहे हैं। माँ दौड़ी दौड़ी कमरे में आई और उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाला। नहीं, ये बाहर रहेगी। मैंने कहा क्यों? क्यों बाहर रहेगी? मेरे साथ खेल ही तो रही है ना। नहीं नेहा, तुम्हें नहीं पता ये लोग कैसे होते हैं। कभी बातचीत करते करते कोई चीज़ गिरा दी। इतनी महंगी महंगी चीज़ें तुम्हारे यहाँ रखी हैं, ये ड्रेसिंग टेबल पर इतनी सारी चीज़ें मेरी रखी हैं, तो क्या करेंगे? अच्छा, माँ के आगे मैं कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन अगले दिन जैसे ही आई मैं फिर उसको अंदर ले आई। माँ ने कहा ये तो मानेगी नहीं, चलो इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, निर्देश दे दिए गए, तुम यहीं बैठी रहोगी, जो नेहा कहेगी वैसे ही करोगी, वो करोगी, ये करो। हमने सिर हिला के दोनों ने मान लिया, लेकिन मुस्कान और नेहा की दोस्ती कुछ कुछ अच्छी बन चुकी थी। कुछ दिन बाद सुबह सुबह कोई 9-10 बजे के करीब घर में शोर शराबा सा सुनाई दिया। मैं भी, क्योंकि रविवार का दिन था, मैं थोड़ी आराम से अपने बिस्तर में पड़ी हुई थी। बाहर जाकर देखा, माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, अरे मैंने यहीं रखी थी, इसी ड्रॉर में रखी थी, कहाँ गई, कहाँ गई? सोने की चेन मैंने पापा की उतारी थी, मैंने अपने गले में से उतारी थी, पापा ने भी देखा था, यहाँ रखी थी। सुनो जी, तुमने देखी है क्या? पापा ने तब तक समझ गए क्या माजरा है। पापा ने आकर शांत स्वर में कहा, नहीं मैंने नहीं देखी, जहाँ तुमने रखी होगी वहीं देख लो। तब तक सोमा बुआ भी आ चुकी थी और देख रही थी कि वो ज़रूर बात वहीं पहुंचेगी जहां जिस तरफ इशारा किया जा रहा था। सोमा बुआ की तरफ देखकर माँ बोली, सोमा तुमने देखी है यहाँ मैंने चेन रखी थी? नहीं मैडम जी, नहीं, मैंने नहीं देखी, और मुझे नहीं पता कहाँ गई। माँ ने तुरंत नेहा और मुस्कान को बुलाकर सामने खड़ा कर दिया। नेहा, मैंने कहा था ना भरोसा नहीं करना चाहिए, तुमने किया, देखो मुस्कान ने ये चेन यहाँ से उठाई है। मुस्कान इस बात को सुनकर हैरान हो गई कि किस चीज़ को उठाने की बात, कब उठाने की बात की जा रही है। उसने कहा क्या चीज़ आंटी, मैंने नहीं, तुमने ही उठाई होगी, ज़रूर तुमने उठाई होगी, बताओ कहाँ छुपाई है? उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने कुछ नहीं उठाया। और जब माँ ने ज़ोर से डांटा तो मुस्कान रोने लगी। मैंने उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया। मुझे विश्वास था कि उसने नहीं ली होगी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि मेरे लिए ये पहला अवसर था। माँ ने पापा से कहा, आप खोजिए और नहीं मिलती है तो पुलिस को फ़ोन करते हैं, जब पुलिस की डांट पड़ेगी ना तब ये दोनों सच बताएंगी कि सोने की चेन कहाँ गई, कहाँ रखी थी। पुलिस का नाम सुनते ही सोमा सुबकने लगी और मुस्कान तो पहले ही सुबक सुबक के रो रही थी। तभी जब ये बातचीत और हलचल मची हुई थी, सोमा बुआ ने अपने मुंह को अपने पल्लू से ढक रखा था और मुस्कान को मैंने एक हाथ से कस के पकड़ रखा था। अंदर ही अंदर मुझे लग रहा था कि ये चेन इसने नहीं उठाई होगी, लेकिन माँ को कैसे समझाऊं? माँ को पूरा शक उसी पर ही था। अब इसके बाद क्या होता है, कहानी का घटनाक्रम बदलता है। डोरबेल बजती है और वहाँ से अंदर आता है प्रेस वाला मोतीराम। मैडम जी, आपने सुबह कपड़े दिए थे ना, उसमें बाबूजी के कुर्ते की जेब में ना ये चेन निकल आई थी, मैंने सोचा पहले आपको दे आऊं, प्रेस के कपड़े तो बाद में आते रहेंगे। पापा को काटो तो खून नहीं, माँ भौचक्की
अब क्या करें? कुछ नहीं, ठीक है। माँ ने वो चेन हाथ में पकड़ी और उस मुस्कान को सचमुच में उठाकर गले से लगा लिया। मैं भी हैरान, पापा भी चकित और सोमा बुआ भी चकित। ये कैसा परिवर्तन! नहीं, सच में माँ का मन बदल गया। और माँ का आखिरी वाक्य सुनकर तो हम सभी हैरान हो गए। नेहा, छुट्टियों के बाद से मुस्कान भी तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में पढ़ने जाएगी। मेरी आंखों में भी आंसू थे और माँ की आंखों में जो आंसू थे वो आंसू नहीं थे, खुशी से मिले जुले पश्चाताप के आंसू थे। धन्यवाद। कहानियाँ ऐसे ही बनती हैं, कहानियाँ ऐसे ही अच्छी लगती हैं और कहानियों का मज़ा लेना चाहिए। यदि हंसी आए तो हंसना चाहिए, रोना आए तो ज़रूर रोना भी चाहिए। और हम सभी लोग संवेदनशील होते हैं। जब कहानी सुनाते हैं तो हम अपने आप को, अपनी भावनाओं को जकड़ के बैठे होते हैं कि हम कथा हैं, हम रोएंगे नहीं। नहीं तो इस कहानी को जब मैंने पहली बार सुना तो भावातिरेक। खैर, चलिए एक और कहानी सुनाते हैं। यहाँ तक सबको मज़ा आ रहा है? मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ कमेंट्स देखने में कि हाँ, आप लोग सुन भी रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये सारा छोटा एज ग्रुप है और उस एज ग्रुप के हिसाब से मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। एक और कहानी है। इसमें चरित्र जो हम सब की दुनिया के आसपास घूमता है, नानी। मेरी नानी भी ऐसी ही थी। और मेरी नानी तो खैर ऐसे बात नहीं करती थी, लेकिन हाँ, मैंने जब ये कहानी को पढ़ा तो ये कहानी ऐसे 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 उतरती गई और आज भी मुझे उस कहानी का बेस पूरा का पूरा याद है। कहानी कुछ खास नहीं है लेकिन बहुत ख़ास है मेरे लिए भी, और शायद आप सुनेंगे तो आपके लिए भी होगा। और मैं इनके कहानीकारों का नाम भूल चुकी हूँ, क्षमा चाहती हूँ। यदि वो सुन रहे हो, उन तक पहुँचे, उनको सादर प्रणाम कि आपने इतनी अच्छी कहानियाँ पता नहीं 10, 20, 30, 40 साल पहले कब लिखी, पढ़ी, सुनी, सुनाई, न जाने कैसे मुझ तक पहुँची थी और मेरे यहाँ बैठी हुई है। चलिए एक और कहानी, ठीक है? 2 मिनट। कहानी का नाम है 2 मिनट। नी बंतो, मेरे जूते किथे ने? हाँ, छेती लिया के इधर दे जा। बीजी यानी नानी, मेरी नानी ऐसी ही थी। उन्होंने बंतो को आवाज़ दी, जो अभी तक दूध बिलो करके गड़र गड़र करके शोर मचा रही थी। बीजी की आवाज़ सुनते ही तुरंत भागी गई और उनको जूतियाँ पकड़ा कर आई। मैं, पप्पू और मेरी बहन गुड्डी, हम दोनों छुट्टियों में अपनी नानी के पास हिमाचल के किसी गांव में जाते थे और वहाँ कुछ दिन रहकर, नानी के पास रहकर, उनके साथ मस्ती करके फिर वापस अपने शहर आ जाते थे। तो कुछ देर बाद हमने देखा नानी वही जूती पहनकर और कुछ कुछ मटकती हुई बाहर आई जहाँ हम सहन में बैठे थे। उनका सहन इतना बड़ा होगा जितना किसी नर्सरी स्कूल का प्लेग्राउंड। वहाँ बैठे हुए थे, चारपाई पर बैठे धूप सेक रहे थे। हमारी नानी यानी बीजी बाहर आई। हल्का गुलाबी रंग का सूट, सिर पर जालीदार दुपट्टा, आँखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा जिसके पीछे से उनकी चमकती दमकती आँखें दिखाई दे रही थी, और उनके लाल टमाटर जैसे गाल। हंसती मुस्कुराती आई और अपने मखमली लाल पटुए को समेटते हुए बोली, और बंतो काम कर लेता? हाँ जी बीजी। हाय हाय, आज तो बड़े सोहने लग रहे हो। चल हट मर जानी, मैनू नज़र ना ला। पीपा चक पीपा।
इतना कहते ही बीजी बाहर जाने के लिए तैयार। चलो चलो गुड्डी पप्पू तैयार हो गए ना, चलो चलो चलो। मगर बीजी जाना कहाँ है? तुसी चलो तो बंतो पीपा चक हुणे आ। अब हम गली में आ चुके थे। उनके गली में आते ही पैरी पौना बीजी, पैरी पौना बीजी, पैरी पौना बीजी, पैरी पौना। अज सुबह सुबह किथे जांदे हो? हर कोई व्यक्ति बीजी के आशीर्वाद के लिए तरसता दिखाई दिया और बीजी उनको जीवंदा रहे पुत्र, सुखी रहे पुत्र कह के आशीर्वाद देते रहे। जो पूछता कहाँ जा रहे हैं तो उसके लिए कहती ए वेख ए मेरा तोता पप्पू, तो ए मेरी तोती गुड्डी। नानके आए ना, ए नान वास्ते बिस्किट बनाने जा रही ना। ओ इनके लिए बिस्किट बनवाने जा रहे हो? हाँ ओके चंगा। और इतना करते करते ना बीजी आगे चल देते। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, लेकिन हम लोग इस तरह के प्रदर्शन से खींच गए। जो भी पूछता कहाँ जा रहे हो, कौन है, बीजी बार बार हमें आगे करते, ऐ मेरा पुत्र गुड्डा पप्पू, तो ऐ मेरी धोती गुड्डी नान के आए ने मजा। हमें खींच होने लगी, हम क्या तमाशा बने जा रहे हैं। लेकिन बीजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब हमने मना किया तो कहती 2 मिनट रुक जा ना, चलते हैं। ऐसे कह के हमें हर बार टाल देती। खैर उनके 2 मिनट करते करते हमने पूछा बीजी बेकरी कहाँ है? बिक्री ओ क्या होता है? बीजी बिक्री नहीं, बेकरी बकरी ओ की बीजी बकरी नहीं। ओ एक कोई गल हैगी, बिक्री बेकरी बकरी सब एक कोई गल हैगी। अच्छा हुण सुन, ए सरसों दा खेत हैगा ना, ए 2 मिनट विच पार कर गई, अगे जाणगे ते दुकान। ओ तू की कहना बिक्री बिक्री आ जाएगी 2 मिनट बस। इतना कहते कहते हम लोग बात करते करते उस बिक्री पर, लेकिन खैर क्योंकि बीजी का गांव था इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते थे। हम वहाँ जाकर खड़े हो गए। तब तक बीजी भी पहुँच गए और बंतो भी आ गई। बीजी ने आवाज़ दी, खराती लाल वे खराती लाल किथे आ? आया बीजी, आया जी, आया जी आया। इतने में एक बिल्कुल पतला दुबला सा लड़का वहाँ आकर खड़ा हो गया। हमने कहा ये खराती लाल है। खराती लाल मतलब ऐसा, लेकिन वो तो ऐसा था। ओ पैरी पोना बीजी, पैरी पोना, बड़े दिन बाद आए तुसी। हाँ जी, चल बंतो पीपा रख पीपा। बंतो ने वो पीपा उतार दिया। हुन अगे का काम सुन, ए बच्चे नानके आए ने, ए मेरे दोता पप्पू, तो ए मेरी दोती गुड्डी, इन्हां दे वास्ते खस्ता खस्ता वड्डे वड्डे बिस्किट बना के दे। छेती करी, बस 2 मिनट विच बना दें। खैराती राम हंसने लगा। ठीक है बीजी। उन्होंने हम दोनों को गोदी उठाया, अपने तख्तपोश पर बिठा दिया और हम वहाँ बैठकर इधर उधर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ देर दुकान में इधर उधर देखा, कुछ देर उधर देखा। जब सारा माल तुल गया कुछ और काम शुरू हो गया है तो बीजी बोले, खराती लाल हुन मैं किथे बैठा? ओ खराती लाल ये तो भूल ही गया था कि दुकान में एक ही तख्तपोश है। वो तुरंत उसके कोने में से उठ गया और बोला, बीजी एथे बैठो तुसी एथे। और बीजी उसके उस कोने में जरा सी जगह में कैसे फिट होते, हम भी दोनों सुकड़ गए और वो वहाँ बीजी बैठ गए। और कुछ देर के बाद हम इधर उधर देखते रहे। खैराती लाल ने पूछा, तुसी कुछ खाओगे? हमने कहा बीजी बोले, हाँ इन्हां दे वास्ते कुछ बिस्किट ते लिया दे। और वो खैराती लाल एक तश्तरी में रख के 4-5 बड़े बड़े मोटे मोटे बिस्किट लाके हमें लाके दे दिए और हम उनको कुतरने लगे और ये सोचने लगे अब हम यहाँ से कितनी पे जाएंगे। हमारे शहर के बच्चों का यही मानसिकता है ना कि वो ऐसी जगह में बहुत जल्दी अपने आप को
आत्मसात नहीं कर पाते। तो यही हाल उस पप्पू और गुड्डी का उस समय हो रहा था। तभी उन्होंने देखा कि अंदर से एक काला सा कपड़े पहने हुए भट्टी में काम करने वाला व्यक्ति वहाँ आया और उसने ला करके वो बड़ा सा टोकरा वहाँ रख दिया। ए लो मालका, बिस्किट बन गए हुन तुसी इनू तोल लियो, और कहकर वो तुरंत ही अंदर चला गया। बंतो भी जो अभी तक वहाँ बैठी हुई थी तुरंत खड़ी हो गई। बीजी ने देखा, तुलवाया, कराती लाल किन्ने बने? देखा, बीजी 10 किलो ने। ओह अच्छा, तो किन्ने पैसे बने कराती लाल? बीजी 2 मिनट रुको। बीजी के 2 मिनट का असर उधर भी होने लगा था। 5 किलो 10 रुपये, 10 रुपये 5 किलो, 5 दूनी, अच्छा हाँ जी 10 रुपये दे दो बीजी। 10 रुपये? बीजी ने जो अपनी थैली खोली थी वो झट से बंद हो गई। खराती ए के लुट बचाई हुई है तू, ए के जे 10 रुपये इन्ने से बिस्किट दे? ना ना मैं कोई नहीं देनी। बीजी महंगाई दा जमाना है, तुसी की गल कर दे हो? 10 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है जी, माड़े नहीं है, दे दो। ना ना ना, तू तो साड़ी मेरे पुत्र ने लेना, ना ना मैं नहीं देने। बीजी ने 5 रुपये निकाले, खैराती लाल के हाथ में रखे, चल नहीं बन तो पीपा चक पीपा, और हम दोनों का हाथ पकड़कर चल दिए। मैंने कहा बीजी उसका बेचारे का घाटा हो गया, आप ऐसे दे देते। पुत्र बड़े लोगों दे विच नहीं बोलते हैंगे, मैं ठीक पैसे देते सी। हम चुप हो गए, क्या करते। खैर लुढ़कते पुढ़कते बीजी के साथ हिलते डुलते हम घर आ गए। घर आते ही बंतु ने हमारे लिए गरम गरम दूध ला करके हमें दिया और 2-3 बिस्किट भी दिए कि टेस्ट तो कर लो। लेकिन उससे ज़्यादा टेस्ट हमें उसके दिए हुए आमों में आया। बड़े बड़े आम, ऐसे पीले, इतने मीठे। हमने खूब चूस चूस कर आम खाए और फिर अंदर जाकर बीजी के बगल में लेट गए, एक इधर एक इधर, और बीजी से कहने लगे बीजी कहानी सुना दो, बीजी कहानी सुना दो। बीजी कहने लगे उन्हें सुनानिया। बीजी को लटके ले लेकर कहानी सुनाने में बड़ा मज़ा आता था और हमें भी उनके थुलथुले पेट पे गोल 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 हाथ घुमाने में बड़ा मज़ा आता था। कहानी सुनाते सुनाते जब कहानी ख़त्म हुई तो बीजी ने कहा, पप्पू गुड्डी तुसी मेला वेखण चलना? हाँ जी बीजी, गांव का मेला और हम नहीं देखेंगे? अच्छा चलो चलते हैं। कब जाएंगे बीजी? कल सुबह चलते हैं, कल एतवार हैगा ना? हाँ कल ही मेला शुरू होगा, तो ठीक है कल चलेंगे। बीजी कैसे जाएंगे, कितनी दूर है? वो सारी बातें मन में। तुसी वेख्या ना उत्ते गड्डी जाती है, गड्डी विच बह के जाएंगे, मेला वेखेंगे मतलब शामी वो कार वापस। अच्छा ठीक है। और हम उस मेले की खुशी वो ऐसे सोए कि सुबह उठने का याद ही नहीं रहा। बीजी की जब आवाज़ आई सुबह सुबह, ओए गुड्डे, ओए ते पप्पू मेला नहीं जाना? हाँ मेला, हाँ चलो चलो झटपट तैयार हो जाओ, मेला जाना है, गड्डी भी लेनी है। हाँ बीजी 2 मिनट अभी तैयार होते, बीजी 2 मिनट अभी तैयार होते, हम दोनों ने कहा और एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। बीजी के 2 मिनट का असर हम पर भी होने लगा था। खैर सचमुच में हम 2 मिनट में तैयार होकर आ गए, क्योंकि हमने कुछ करना थोड़ी था, बंतों ने नहलाना था और हमने कपड़े पहनने थे। हम पहनकर झटपट तैयार हो गए। मैंने पूछा, बीजी गाड़ी कितने बजे आएगी? गड्डी आने विच आधा घंटा रह गया, चलो चलो छेती चलो छेती चलो। और हाँ बीजी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बंतो गुड्डी नूं मैं लेके जानी है, तू पप्पू नूं लेके आई तो खाण पीण का भी पूरा इंतजाम कर लाई। वो टोकरी उत्थे रखी थी, उन्होंने तू ए भी रख लिया, भी सारी पूरे पूरे निर्देश दे करके बीजी मुझे लेकर ऐसे पहाड़ी चढ़ने लगी मानो बिल्कुल 19-20 साल की कोई जवान लड़की हो। हम वो स्टेशन बीजी के घर से रोज़ देखते थे।
हमारी नानी का घर थोड़ा नुक्कड़ वाला था और वहाँ से आगे ढलान थी जहाँ से गाड़ी की पटरियाँ रोज़ दिखती थी और हम गाड़ी को देख करके मज़े लेते थे। उस सहन में बैठे रहते थे, कभी दीवार पर चढ़ जाते थे, कभी पेड़ पे चढ़ जाते थे और गाड़ी का आना जाना देखते थे। बीजी मेरा हाथ पकड़े जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ती हुई, मैं अभी टिकट लेने गया, सब्जी टिकट लेने गया, ठीक है। और हम दोनों ये सुनते 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 बात करते करते स्टेशन पे पहुंच गए। बिल्कुल कच्चा 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 कच्चे रास्ते जैसा स्टेशन और स्टेशन मास्टर के नाम पे एक ऐसा कमरा जो शायद हमारे शहरों में गार्ड रूम की तरह होता होगा, ऐसा। और वहाँ जाके उन्होंने अभी टिकट लिए ही थे, सीटी सुनाई दी तो मैंने बीजी का हाथ कस के पकड़ लिया। बीजी गाड़ी तो आने वाली है, वो तो भी आए नहीं। हुन कोई गल नहीं, तू घबरा नहीं पुत्र, हुन वेखी मैं जी तेरे नाल। और इतने में गाड़ी आके वहाँ स्टेशन पे लग गई। मैं बार बार नीचे देख रही थी कि बंतो और पप्पू आते दिखाई दें। मामा जी को उन्होंने फलों का टोकरा लाने के लिए बोला था, वो भी दिखाई दें, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब तक गाड़ी ने आकर के वहाँ पर रुकने का सिग्नल दिया। बीजी ने झट से मेरा हाथ पकड़ा और इंजन की तरफ चल दी जहाँ से ड्राइवर झांक कर देख रहा था। बीजी ने उसको इशारा करके बुलाया, वो झट उतर के आया। पैरी पौना बीजी, की हाल ने? मैं तो सुखी हाँ, ऐ मेरी दोती गुड्डी। ओफ, सुन सुन के हम लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। ऐ मेरी दोती गुड्डी, तो ऐ नुक्कड़ वाला मकान, नीचे देख नीचे। बीजी ने उसकी गर्दन पकड़ी और अपने मकान की तरफ कर दी। ऐ मेरा नुक्कड़ वाला मकान। उधरों वेख बंतो आनी है पप्पू नु लैके, पप्पू यानी मेरा दोता। अच्छा ठीक है, तो फिर बैठो गाड़ी में। जाना कहाँ है? ओ पिंड जाना है जैसे मेला लगता है ना। हाँ बीजी, गाड़ी सिर्फ 2 मिनट ही रुकती है। पता है मैनू, पता है 2 मिनट ही रुक जा, तू 2 ही मिनट रुक, मेरी बंतो ते पप्पू भी आन गए। इतने में ड्राइवर ने कहा, बीजी 2 मिनट गाड़ी रुकती है। वो तो तब तक बंतो और पप्पू घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। तो मैं एकदम बोली, बीजी वो आगे दिखे दिखे दिखे। हाँ मैं कह रही है ना 2 मिनट रुक जा, वो हुणे आन गए। ड्राइवर ने कहा, बीजी ये सरकारी गाड़ी है और मैं सरकारी नौकर हूँ, सरकार ने 2 मिनट का टाइम। ओए होए पुत्र, सरकार भी साड़ी ते गड्डी भी साड़ी, और तू ड्राइवर थोड़ी है, मेरा पुत्र हैगा। तू मोरे बहुत धोते नहीं, 2 मिनट नहीं रोक सकता गड्डी, एंज नहीं कर दे पुत्र। इतना कहकर देखा तब तक पप्पू और बंतो वहाँ पहुँच चुके थे। ड्राइवर ने कहा, ठीक है माँ जी। तब तक कुछ समय बीत चुका था। तो उन्होंने कहा, ठीक है माँ जी, आप अंदर बैठिए, अब तो वो आ ही गए, बस पहुँच ही गए हैं। 2 मिनट पुत्र, 2 मिनट। मेरा पुत्र रहन बचान वास्ते फलों का टोकरा ले आ रहा है। ओ वे, बीजी ने फिर उसकी गर्दन पकड़ी और जिधर से मामा जी को आना था उधर घुमा दी। तभी मुझे मामा जी फलों का टोकरा उठाए हुए आते दिखाई दिए। और ज्यों ही उन्होंने देखा कि गाड़ी खड़ी है और स्टेशन पर हम सब दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने तेज़ी तेज़ी चलना शुरू किया। ड्राइवर परेशान। गार्ड ने कहा, हरी झंडी दिखाऊं साहब? पुत्र की कहना है, वो देख मेरा पुत्र आ रहा है, एन बच्चा वहां से खान ले आ रहा है। 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, उन्हें आना है। मामा जी हाँफते 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 वहाँ पर लगभग 10 मिनट बाद पहुँचे। ड्राइवर भी हाथ बांधे खड़ा रहा और गार्ड भी सुनता रहा, बीजी के 2 मिनट कब पूरे होंगे, कब ये लोग ऊपर आएंगे। तब तक मामा जी अंदर आए, ऊपर आए और आकर उसे पैरी पौना, ड्राइवर साहब की हाल है। ड्राइवर साहब थोड़ी सी, ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, हुन सब आ गए ने, चलो हुन बैठते हैं गड्डी विच। बीजी के ये बात सुनकर हम सब गाड़ी में चढ़ने लगे। ड्राइवर ने कहा, बीजी मुझे हैगी, आपको कोई और रिश्तेदार रह गया है, उन्हें भी बुला लो, मैं तो खलोता इत्थे, जब तुसी कहोगे तद गाड़ी चलेगी। बीजी कहने लगे, हाय 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 कहने कहता है पुत्र,
मेरा इंज थोड़ी है। आ गए ने मेरा पुत्र भी आ गया, बंतो भी आ गई, मेरे ऐ मेरी दोती, ऐ मेरा दोता, गुड्डी पप्पू ऐ भी आ गए। चलो चलो बच्चों, हुण गड्डी विच बैठेंगे ते मेला देखण चलने आ। चलो भाई चलो, ड्राइवर साहब चलाओ जी गाड़ी। चलो जी, गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी के अंदर बैठते ही हमने कहा, बीजी आपके 2 मिनट कमाल के हैं, बीजी आप तो ग्रेट हो, आपने 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट करते करते गाड़ी इतनी देर रुकवा दी। आप तो ग्रेट हो और आपके 2 मिनट उससे भी ग्रेट। धन्यवाद। तो कहानियाँ ऐसे ही बनती हैं। कहानियाँ आशा है अच्छी लगी होंगी। और कहानियों को लिखने का कोई तरीका नहीं होता, कहानियाँ कैसे भी लिख सकते हैं। जो आपका रचनाकार अंदर का जाग जाए वैसी कहानियाँ लिखिए। और बस मनोरंजन और रोमांचक हो, इतना ही हम चाहते हैं। सुनाने में, सुनने में जो दिल का दुख दर्द दूर कर दे वही कहानी सबसे अच्छी होती है। जो हमें छू ले वही कहानी सबसे अच्छी लगती है। मैंने अपनी पसंद की आपको 3 कहानियाँ सुनाई। तो समय समाप्त होने को है और मैं भी आपसे अलविदा कहना चाहती हूँ। अगली बार अवसर मिलेगा तो बड़े लोगों की सुनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपकी आंखों में आंसू भी ले आऊँ। धन्यवाद।